All right, let's see 2.3. देखें, if you remember कि we had a similar theorem for A, but the वो जो A था ना, लास्ट टाइम जो थ्योरम पढ़ी थी वो m/n का था। आज जो हम बात कर रहे हैं जिस थ्योरम की वो n/n है, ठीक है। 2.3 है ना आर्टिकल। आज की तारीख में देखें लिखा हुआ है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स n/n, ठीक है। अच्छा चलें, फाइन। तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, इक्विवेलेंट। इसका मतलब यही होता है ना कि ये जो भी थ्योरम के जितने भी बुलेट्स हैं वो या तो ऑल आर ट्रू होंगे या ऑल फॉल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ना कि हम जो है ना वो n/n मैट्रिसेस देखेंगे। चलें फाइन, देख लीजिए। पहली स्टेटमेंट ये देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है। A इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑल विल बी ट्रू, ठीक है ना, ऑल विल बी ट्रू। लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर क्या हो जाएंगी, ऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब बहुत सिंपल है। अगर तो फर्ज कर लें ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैं 2-3 देखूंगा बाकी फिर छोड़ दूंगा। फर्ज कर लें ये जिसमें A इज इन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है कि इफ आई टेक A एंड I अप्लाई द ऑपरेशन, तो ये A जो है वो I में चेंज हो जाएगा और I जो है वो A इनवर्स में। अच्छा, जब A I में चेंज हो गया और A जो है वो n/n है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि A किसके रो इक्विवेलेंट हो गई, IN की हो गई, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, ये क्यों ट्रू हो गया, ये कोई बताएंगे आप या जो घरों में बैठे हैं, ये थर्ड क्यों ट्रू हो गया? ये सिंपल है ना। आई का मतलब क्या है, हर रो में एक एलिमेंट्स 1 होगा ना, और वही पिवट होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इज पिवट। तो इसका मतलब है कि हर रो में पिवट होगा तो ए हैज n पिवट पोजीशन। अच्छा जरा ये बता दिए कि ये कैसे हो गया ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन अंडर द केस के ए इनवर्स एग्जिस्ट। हमें पता है ना कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही होता है ना होमोजेनियस का, लेकिन ये ओनली क्यों हो गया, व्हाई नॉट अदर सॉल्यूशंस, नॉन जीरो जिसे कहते हैं। उसका तरीका सही, आप एक काम करो ना, सीधा सीधा इस इक्वेशन को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो जो यहां से मिल रहा है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। तो ये चीज जीरो हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, आई। तो क्या मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन क्या निकला इसका, जीरो, कोई है ही नहीं और सोल्यूशन। ओके। अच्छा, सिमिलरली ये सारे भी ट्रू होंगे, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा जरा इसका मतलब बता दें, इसका मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब क्या हो गया। देखिए हमें पता है कि हर ए जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर मैं आपको जरा याद कराऊं, अगर ए जो है वो m/n है, तो ये वाली ए जो है वो कौन से Rn, कौन सी यूक्लिडियन स्पेस से किस यूक्लिडियन स्पेस को मैप करती है, ये वाली ए Rn से Rm करेगी, मैंने m लिखा हुआ है, लेकिन अगर n एंड m और n बराबर होंगे तो यही होगा ना, Rn से Rn। लेकिन इसका क्या मतलब है ऑन टू का, नहीं ऑन टू का ये मतलब नहीं है। देखें जब मैपिंग होती है ना तो आप यहां से इसको आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, पहले कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि इसकी जो ऑल पॉसिबल इमेजेस हैं वो रेंज होगा। लेकिन अगर रेंज और डोमेन बराबर हो जाए तो फिर ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। यानी सेकंड सेट का कोई एलिमेंट नहीं बचा ऐसा जो किसी ना किसी की इमेज ना हो। तो ये है डोमेन का, ये ऑन टू का मतलब। अच्छा, अब इसका यूज क्या होगा, यूज हम इसका पहले भी देख चुके हैं। यूज इसका ये है कि फर्ज कर लें हमने ये चीज प्रूफ करनी है
ए दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं। एक तरीका तो ये है कि वो पूरा काम कर लो भाई, इनवर्स निकाल के शो कर दो, लेकिन अगर वो सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे बताओ है या नहीं, इनवर्स की नहीं बात कर रहा, तो ज्यादा आसान ये होगा कि आप सिर्फ ए पर ऑपरेशन करें और देख लेंगे अगर ए 3/3 है तो क्या 3 पिवट एलिमेंट मिल रहे हैं, अगर ए 4/4 है तो क्या 4 मिल रहे हैं। तो ये काम जो है ना, ये थ्योरम इसलिए यूज होती है कि आंसर चाहिए ए का, लेकिन सी को एड्रेस करना इजी है। तो अगर सी ट्रू है तो ए भी ट्रू होगा, और सी फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा। तो ये सारा काम करना होगा, राइट, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, इसका नाम जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, IMT। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये IMT जो है ना आपकी जान नहीं छोड़ेगी, चैप्टर 3 में भी नजर आएगी, 4 में भी होगा क्या कि और बुलेट्स इसमें ऐड होते चले जाएंगे। अभी कितने बुलेट्स नजर आ रहे हैं इसमें बताओ मुझे? तो यहाँ आखिरी आई नजर आ रहे हैं, लेकिन आई के आगे भी होगा कुछ जी। एक मिनट मैं भी ले लेता हूँ ना उसको। ओके, अच्छा इत्तेफाक से GHI नहीं JK और L भी हैं, ठीक है, JK L और भी, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि L के बाद क्या आता है, MNOPQRSTUVD, ये सब आ जाएंगे। आखिर तक मेरा ख्याल है 26 बुलेट्स पूरे हो जाएंगे। हाँ, ओके, सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर क्या कर सकते हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे I भी है, J भी है, K भी, L भी है, ठीक है। असल में अगर A ट्रू है ना, अगर A ट्रू है तो ये असल में ये जो है ना J और K, ये उसके रिकन्फर्मेशन है। अगर A इन्वर्टेबल है ना, इसका मतलब है उसका एक लेफ्ट इनवर्स भी होगा जिसको ये C का नाम दे रहे हैं, और उसका एक राइट इनवर्स भी होगा जिसको क्या नाम दे रहे हैं, वो D दे रहे हैं। और असल में ये C और D दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, वो यूनिकनेस थ्योरम से, ठीक है। और अगर A इन्वर्टेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, ठीक है जी। चलें आगे। ओके, अब एक जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, ये रही एग्जांपल। ओके, जनाब क्या फरमाते हैं, ये जो वो ये भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। इसका मतलब है ये बुलेट ए की बात कर रहा है, ए इज एन इन्वर्टेबल। ओके, एक तरीका तो वही है कि इसका इन्वर्स निकालना है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ ए पर कंसंट्रेट करें और उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करें। वहां तक ना जाएं आप, कहां तक, रिड्यूस ए कोलोन, इसलिए कि जो पिविट एलिमेंट्स है ना वो एक कोलोन से भी पता चल जाते हैं। हमें तो यहाँ से पिविट, तो यहाँ पे कितने पिविट एलिमेंट्स आ गए, 3। इसका मतलब है वो जो थ्योरम थी ना 2 पॉइंट थ्योरम 8, बताइए उसमें कौन सा बुलेट जो है अब आपको ट्रू नजर आ रहा है। अपने नोट्स में देखें, सी नजर आ रहा है। सी में क्या लिखा हुआ है, ए हैज एन पिविट पोजीशन, ठीक है। दिस मींस के सी इज ट्रू। सी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, ये जो थ्योरम अभी हमने देखी थी ना 8, उसका सी पार्ट ये कह रहा है ए हैज एन पिविट एलिमेंट्स, या एन क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी पार्ट है ये ट्रू है, तो लिहाजा सारे पार्ट ट्रू होंगे। इसका मतलब है ए भी ट्रू होगा, इसका मतलब ए इज इनवर्टेबल। तो हम क्या करें, सर्किल करेक्ट कंक्लूजन, कौन सा लिखूं, ए इज और इज नॉट, इज। तो ये है, ठीक है जी। सो मैट्रिक्स ए इज इनवर्टेबल, ठीक है, ये काट दें। ऑलराइट, चलें, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टेबल। ओके, अच्छा अब एक काम और करते हैं, ए इज इनवर्टेबल, चलो ठीक है। अच्छा अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अच्छा एक और एग्जांपल भी है अगली स्लाइड में। ऑलराइट,
ओके ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आपको एच दिया गया है, क्या दिया गया है? एच दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है? रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सही है, 5 रोज हैं, कॉलम भी 5 ही हैं। 1 2 3 4 5, सही है, ओके। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो V है ना, ये V जो है डज नॉट बिलोंग टू स्पैन H। आप मुझे बताएं कि ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिख दी? V डज नॉट बिलोंग टू स्पैन H, इसलिए कि वो लिखा हुआ है लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है, बल्कि लाइन 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये इसकी बात कर रहा हूँ। And suppose there is a vector V in Rn which is not in linear combination of the columns of H। इसका मतलब ये हुआ कि जो H के कॉलम जो स्पैन कर रहे हैं, माना उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये खास V जिसका जिक्र कर रहा है वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि what can you say about the number of solutions to this। बात वही है, एक सोल्यूशन तो हमेशा होता है ना, 0। ये पूछ रहा है कि क्या इसके अलावा भी होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पता क्या करना है, वापिस थ्योरम में जाते हैं। पहले ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? द कॉलम्स ऑफ H डू नॉट, हाँ ये वही है जो चीज यहाँ लिखी हुई मैंने, डू नॉट स्पैन R5, ठीक है। अब उस थ्योरम में आप जरा देख के बताओ कौन सा बुलेट्स जो है वो फॉल्स हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, कॉलम्स ऑफ H डू नॉट स्पैन R5। नहीं, पहले इसलिए बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है इसने कौन सी चीज को फॉल्स कर दिया थ्योरम के, कौन से बुलेट को? H, I J H है कहाँ यार? ABCDFG, H को कर दिया है ना। हाँ, दी कॉलम्स ऑफ A स्पैन Rn, वहां पे A लिखा है, यहाँ पे H लिखा हुआ है। तो वहां लिखा हुआ है, जरा सुने गौर से सब लोग, बुलेट H ये कह रहा है दी कॉलम्स ऑफ H स्पैन्स Rn व्हिच इज फॉल्स, इसलिए कि यहाँ पे क्या आ गया? डू नॉट स्पैन। इसका मतलब इसके सारे के सारे बुलेट्स फॉल्स होंगे। तो अब हमारा आंसर किस बुलेट्स के फॉल्स होने से आएगा? हाँ, डी फॉल्स हो गया, राइट। डी ये कहता है इक्वेशन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये फॉल्स होने का मतलब ये है कि द hx is equal to 0 हैज, क्या लिखूं इस लाइन में? infinitely many solution, has infinitely many solution। ओके, क्लियर हो गया ना? ये थी बस कहानी, ठीक। ओके, अब अच्छा, अब जरा दोबारा से वहीं चलते हैं जो हमारा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, खासतौर पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ओके, ऑलराइट, ओके जी, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, अब आपको पता है ना कि ये जो ए है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करती है ना। मतलब ए जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ मजाकन, गरीब की जोरू सबकी भाभी, राइट। तो ये जो है ना, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, राइट। कहीं ये सिस्टम सॉल्व कर रहा होता है, कहीं ये लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, इसका मतलब देखें ए का ऑर्डर क्या है? जाहिर है हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो हम इसको n बाई n कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ ए जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम Rn टू Rn, ठीक है, फ्रॉम Rn टू Rn। अच्छा,
तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ए इनवर्स भी यही काम कर रहा है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है फ्रॉम आर एन टू आर एन। अब ये रिलेशन क्या है आपस में वो देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। आप यहां पर खड़े हुए हैं साहब, कहां पे खड़े हुए हैं भाई, आर एन में खड़े हैं, ठीक है, ऑल आर एन वेक्टर्स। यहां पे आपने एक एक्स को पकड़ा, ठीक है, और आपने इस पर अप्लाई कर दिया ए, तो यहां पहुंचते पहुंचते ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा ना, ठीक है, बन गया। अच्छा, अब आपने एक ए इनवर्स पकड़ा और इस पे अप्लाई कर दिया, तो जब आप अप्लाई करेंगे ना ए इनवर्स ए एक्स, तो यकीनन आप एग्री करेंगे कि ये एक्स के बराबर हो जाएगा, इसलिए कि ए और ए इनवर्स तो एक दूसरे का रिवर्स ऑपरेशन है ना, पहले आपने एक्स पे ए लगाया, फिर आपने ए इनवर्स लगा दिया, तो वापस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सही हो गई कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो ए इनवर्स ए एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। अब यहां से शुरू कर लेते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम ए से शुरू कर रहे थे, अब हम कहां से शुरू करेंगे, ए इनवर्स से। तो आप कहां पहुंच जाओगे भाई, ए इनवर्स एक्स पे पहुंच जाओगे, पहुंच गए ना ए इनवर्स एक्स। अब इस पर आप क्या लगा दो, ए लगा दो, तो कहां पहुंचोगे, ए टाइम्स ए इनवर्स एक्स। लेकिन जाहिर है ये ए टाइम इनवर्स एक्स और एक्स दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे ना, ये दूसरी चीज आ गई। बस आपको यही बताना चाह रहा था कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस जो होते हैं ना, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये आपस में क्या होती है, रिलेटेड होती है, राइट। ए इनवर्स ए एक्स इज द सेम एज एक्स, ए ऑफ ए इनवर्स एक्स इज द सेम एज एक्स, ठीक है। इट्स गुड टू नो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, राइट, ठीक है। अब हम देखें, ये तो बात हो रही है इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, अब हम बात करेंगे एनी ट्रांसफॉर्मेशन, एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ओके, एनी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इसमें बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आपके पास यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक है टी और एक है एस, सही है। ये वही चीज है जो हमने अभी की थी, लेकिन जरा थोड़ा सा फर्क इतना है कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, ये भी आर एन है, ये भी आर एन है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपका टी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ये इन्वर्टेबल होगी, लिखा है ना आगे, अगर एक और ट्रांसफॉर्मेशन एस हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किसको सेटिस्फाई करे, आपका पास एक्स है, आपने इस पे टी अप्लाई किया, आप कहां पहुंच गए भाई, टी एक्स पे पहुंच गए, फिर आपने इस पे एस अप्लाई किया, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एस ऑफ टी एक्स, लेकिन ये भी किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। और यही हाल इधर है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप उल्टा कर देंगे, पहले आप एस लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, आप टी लगाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें और पीछे में क्या फर्क है, तो असल में वो जो पिछला केस है ना, वो इसका स्पेशल केस है। यहाँ तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लीनियर है, तो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्टेबल कहेंगे, किसको, टी को, अगर एक एस और मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और अगर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि टी क्या होगा उस केस में, देखें उस केस में पता क्या होगा, टी तो वही होगा जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एस किससे रिप्रेजेंट होगा, ए इनवर्स एक्स से, ठीक है। तो थ्योरम 9 सिर्फ ये बता रही है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बी जो है वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, तो टी इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और उस केस में फिर आपका
टी एक्स जो है वो ये हो जाएगा, टी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और एस एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स हो जाएगा। मतलब है कि वो जो चीज थी ना ऊपर जो एक मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कंसेप्ट चल रहा था कि भाई एक टी है और एक एस है, ये एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने उसको जरा थोड़ा पर्टिकुलर कर दिया, हमने कहा अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमेशा एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर टी, उसी को हम ए कहते हैं। तो फिर ए ये हो जाएगा, यानी टी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स के, और फिर ए का इनवर्स भी निकलेगा, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगी, ए इनवर्स है। और वो इन दोनों कंडीशनों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जो हम पिछले पेज पे देख चुके हैं। ठीक है जी, ये क्या था 2.3 का मेरा ख्याल एंड हो गया शायद ना, एंड हो गया ना, हो गया नहीं, शायद देखते हैं आगे कुछ और भी हो, नहीं आगे कुछ नहीं है। अच्छा अब हम चलते हैं, ये तो था ना 2.3, अब हम मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे हम जा रहे हैं 3.1 की तरफ। हाँ नोट्स तो है ना आपके पास, दे दिए थे मैंने लास्ट टाइम। ओके जी 3.1 की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, बुकमार्क, बुकमार्क तो नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट, डिवाइस, डाउनलोड, 3.12, चले दोनों एक साथ ही आ गए। ओके ओके हियर वी गो। सर हमारा जी चैप्टर 2 खत्म हो गया। जी जी 2.3 खत्म, उसमें 3 आर्टिकल्स है। ठीक है, अब हम 3.1 शुरू कर रहे हैं। राइट, अच्छा ये नोट सारे एलएमएस में मौजूद हैं, जो क्लास में आते हैं उनको तो मैं हार्ड कॉपी भी दे देता हूँ, लेकिन जो घर में बैठे हैं वो एलएमएस में है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट। टॉपिक क्या है भाईजान, डिटर्मिनेंट, सही है। ऐसा करते हैं जरा, अभी कौन सा कलर चल रहा था, रेड चल रहा था ना, थोड़ा सा कुछ और करते हैं, देखते हैं क्या चलता है वो। सही है जी, ब्लू कर दें। इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट असल में पता क्या होता है, किसी को याद है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दें, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। मैथमेटिकली डिटर्मिनेंट भी जो है वो भी एक फंक्शन है भाई, उसका डोमेन जो है वो ऑल मैट्रिसेस है, और उसका रेंज क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है डोमेन, क्या है ऑल मैट्रिसेस, और रेंज क्या है रियल। फिर आप कहेंगे सर ये आपने क्या बात कर दी, ऑल मैट्रिसेस, अभी तक तो हमने 2/3 का कहीं निकाला नहीं डिटर्मिनेंट, हम तो हमेशा किसका निकालते हैं, स्क्वायर का। तो बाय डेफिनेशन अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 माना जाता है। ठीक है, तो चूंकि एवरी रेक्टेंगुलर विल हैव 0 डिटर्मिनेंट, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ज्यादा जोर किस पे होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस पे। अच्छा अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 by 1, फॉर एग्जांपल दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हाँ यही नंबर होगा। अगर कोई 2 by 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट ये है, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट क्या है, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अच्छा और डिटर्मिनेंट को ये वही लिखा हुआ, ये वही निशानी है कि इसकी 1 by 1 के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। अब 3 by 3, 4 by 4, इनका कैसे निकाला जाए, आपने कहीं निकाला भी है इंटर में या कहीं और, जरा मुझे बताएंगे वो क्या मेथड था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका मतलब है कि 3/3 जो है वो 2/2 की टर्म्स में आ जाएगा, और मेरा ख्याल है एट द मोस्ट 3 2/2 के इन्वॉल्व होंगे ना उसमें। अच्छा अगर 4/4 होगा तो क्या होगा जी, फिर 3/3 जो 2/2 में जाएगा। राइट, वेरी गुड भाई, यही करना है यहाँ पे, इसका मतलब यू ऑलरेडी नो। ठीक है जी,
अच्छा, अब कैसे करना है उसके लिए पहले तीन चीजें समझना जरूरी है। एक तो ये चीज समझना जरूरी है कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन ए एंड ए आई जे। कुछ भी नहीं है। ए आई जे क्या है? वो सब मैट्रिक्स है ए का बाय डिलीटिंग आई एथ रो एंड जे कॉलम। तो ये ए है ना, इसका A23 कैसे आया है? आपने सेकंड रो को कहा गुड बाय, थर्ड कॉलम का गुड बाय, क्या बच गया भाई? 5 6 8 9 10 12 13 14 16। तो पहले बात समझ में आ गई ना A23 क्या है। अब आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी AIJ विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर ए, या इस पर इसको भी छोड़ दें। 4/4 में कितने AIJ होंगे? चलो इसको भी छोड़ दें। AN/N में कितने AIJ होंगे? कितने AIJ होंगे? AIJ कितने AIJ होंगे? नंबर N स्क्वायर होंगे ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि हर एलिमेंट का जो है ना वो उसके करस्पॉन्डिंग एक सब मैट्रिक्स आएगी, राइट? ठीक है, तो क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक और निकालूंगा मैं, A4 3। अब आप मुझे बताइए ये 4 3 कैसे आएगा? 1 2 4 5 6 8 9 10 12। वेरी गुड। फोर्थ रो को डिलीट कर दूं और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूं, तो आपने बिल्कुल सही कहा था। दोबारा कह दो, रो वाइज बोलना। 1 2 4 5 6 8 9 10 12। 9 10 12 ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक ए हो गया, एक AIJ हो गया। अब एक और समझे, माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। मैं अब इसको क्लीन कर दूं। माइनर ऑफ AIJ। देखें इसमें नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्मॉल AIJ लिखा है, कैपिटल AIJ नहीं लिखा। तो ये पता है क्या होगा? ये होगा डिटर्मिनेंट। अच्छा, पहले एक और बात सुन लें आप। आपने अगर डिटर्मिनेंट निकालनी है ना तो दो तरीके हैं। या तो आप ये कि मैट्रिक्स नोटेशन के साथ डेक का वर्ड लगा दें, या एक और तरीका भी होता है कि इस पूरे को बजाय ऐसे लिखने के ना आप इसको इस तरह से लिख लें, ABCD। मतलब है कि वो जो ब्रैकेट है ना उसको वर्टिकल लाइन से चेंज कर दें, फिर डिटरमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सही है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा? माइनर ऑफ AIJ। ये पता है क्या होता है? ये डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ AIJ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी किसी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो ना, आप क्या करोगे? पहले सब मैट्रिक्स लोगे, यानी उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दोगे, फिर जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। ये एलिमेंट का माइनर होगा, वो फिर आगे की बात है, अभी सिर्फ यहां तक रहे एलिमेंट्स माइनर। उसके बाद कहलाता है कोफैक्टर। एक और कंसेप्ट है क्या, मैं यहां लिखता हूं, ये आगे आ जाएंगे लेकिन मैं यही लिख देता हूं सारी चीजें। कोफैक्टर ऑफ AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ। समझ गए जनाब? ये कोफैक्टर है। ये नीचे जो लिखा हुआ था वो माइनर था, तो क्या फर्क है यार कोफैक्टर में और माइनर में? क्यों? अगर I भी 1 हो और J भी 1 हो तो फिर क्या होगा जी? -1 की पावर I प्लस J। I प्लस J, I प्लस J का इससे गहरा ताल्लुक है ना, ये रहा I और ये रहा J। क्या फर्क है दोनों में, माइनर में और कोफैक्टर में? फर्क सिर्फ इतना है कि 50% ऑफ द टाइम ये सेम होंगे और 50% इसमें सिर्फ साइन का फर्क होगा। एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस। उसका रीजन है ना, देखें ये चीज क्या है, ये यही तो है जो यहाँ लिखी हुई है, दिस इज माइनर। आप क्या कर रहे हो? माइनर का आप साइन एडजस्ट कर रहे हो ना, -1 की पावर I प्लस J। तो अगर I और J का सम इवन है
तो कोई फर्क नहीं है इसमें, माइनर में और कोफैक्टर में। लेकिन अगर i प्लस जे ऑड है तो ये दोनों डिफर करेंगे इन साइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ सारे काम यही कर लूं। इसको समझाने के लिए कि इसको कोफैक्टर और माइनर को मैं इस ए से भी समझा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। तो समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेनी चाहिए। तो मैं एक ए ले रहा हूं जो 3/3 का है। क्या है? 3/3 का है, राइट। तो मैं ये सारा क्लियर कर रहा हूँ। मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, चले मैं इस ए की बात कर रहा हूँ। किस ए की बात कर रहा हूँ? 1 0 2 -1 3 4 5 6। अब आप मुझे जो है ना माइनर A13 बता दें क्या होगा। माइनर A13 0324 होगा। एक मिनट, 1 - 5 0 3, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं मैंने, आप 4 लिख लेना। अब हो गया ना 3/3। तो 1 3 का मतलब है पहली रो को छोड़ दें, तीसरे कॉलम को छोड़ दें, बचे क्या? कितना आ गया भाई ये? -6। ठीक है जी। तो ये 1 3 का माइनर है, -6। ओके, कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A13 क्या होगा? हाँ, वो ये होगा ना, -1 की पावर 1 + 3 इंटू 0 3 2 4, ये हो जाएगा। ये भी -6 ही होगा, इसलिए कि वो जो माइनस की पावर है ना 1 + 3 वो पॉजिटिव होगी, तो ये भी -6 होगा। अच्छा, मैं ख्याल एक और निकालते हैं बस, ज्यादा फिर निकालें, बाकी आप समझ जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जरा मुझे बताओ, माइनर ऑफ A32 क्या होगा भाई? थर्ड रो को छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, क्या बचेगा? 1504। कितना आ गया ये? 4 आ गया, 4 आ गया बस। अच्छा, अब कोफैक्टर ऑफ A32 ये होगा -1 की पावर 3 + 2, और ये हो जाएगा 1054। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। तो आपने देखा कि अब माइनर और कोफैक्टर क्या हो गए? साइन में डिफर कर गए। इसलिए अब जो पोजीशन थी ना, कौन सी पोजीशन? 3 2, इसका सम ऑड नंबर है, ज्यादा डिफर कर गए। तो भाई ये तीनों चीजें समझ गए ना, बल्कि तीनों क्या, चारों समझ गए ना। ए से कहानी शुरू होगी, फिर उसके सब मैट्रिसेस आएंगी, फिर उन सब मैट्रिसेस का माइनर भी होगा और उनका कोफैक्टर्स भी होगा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट की तरफ ले जाएगा। ओके, चलें आगे। ऑलराइट, लेट्स गो। ओके, अभी तक ठीक है, चलते हैं। ऑलराइट, हाँ जनाब, हमने देखें, हमें ये पता है कि 1/1 का डिटरमिनेंट आसानी से आ जाता है, एलिमेंट इटसेल्फ होता है। हमें 2/2 का पता है, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए? 3/3 4/4। तो असल में ये जो इसने लिख दिया है ना, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, थोड़ा सा तकल्लुफ कर गया है। ये डेफिनेशन असल में n ग्रेटर देन 2 के लिए है, ठीक है। इसलिए कि 2 में तो हम ये कर लेंगे ना, ऊपर पता है। शायद इसने इक्वल इसलिए लिखा है कि 3/3 में 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा ना, तो उसको लीगल कवरेज के लिए। भाई लेकिन 2/2 का तो ऑलरेडी वो कहते हैं ना, एक लॉ आया था, एक और भी लॉ था ना पहले से, तो 2/2 का तो ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ ए n/n मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस। ये असल में वही है जो आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इसमें जो जोर दिया गया है ना, हम सपोज ये कर रहे हैं कि a जो है n/n है ना, होती होगी n/n,
पहले रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, फिर क्या आएगा और आखिर में क्या आएगा, A1n, 1n, n/n। तो साहब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो आपको पहले से पता है, वो यही है। आप इसको लेते हो A11 विच इज दिस, फिर आप कॉलम 1 और रो 1 को छोड़कर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो विच इज दिस, फिर आप साइन चेंज करते थे माइनस, फिर आप ये उठाते थे A12, फिर आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करते थे, उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, एंड अल्टरनेट चलते आते थे। आखिर में क्या आएगा, 1n आएगा, लेकिन 1n के साथ हमें नहीं पता कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है। अगर तो 3/3 है तो आखिरी भी प्लस होगा, लेकिन अगर 4/4 है तो आखिरी क्या होगा, माइनस होगा। तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 1 + n से। अगर n इवन है तो आखिरी टर्म माइनस में जाएगी, सॉरी आखिरी टर्म प्लस में जाएगी। अगर n इवन है ना, उल्टा क्या गया, अगर n ऑड है तो आखिरी टर्म प्लस में जाएगी, इसलिए कि ऑड और 1 इवन बन जाएगा। जैसे इस केस में अगर 3/3 में देखें प्लस माइनस प्लस, लेकिन अगर n इवन है 4/4 तो आखिरी टर्म -1 की पावर 5, तो फिर वो एंड होगा माइनस पे। अच्छा, इसी चीज को एक फैंसी अंदाज में लिख दिया गया है सिग्मा नोटेशन। इसका मतलब यही है ना भाई कि जो सिग्मा चल रहा है किस पे चल रहा है, जे पे चल रहा है ना। तो पहले आप जे को 1 रखोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और से देख लो यही आएगी। फिर आप क्या रखोगे, जे को, तो फिर अब ये पूरी टर्म आएगी इंक्लूडिंग माइनस साइन, ठीक है। और जब जे एन हो जाएगा तो ये आखिरी वाली टर्म आ जाएगी, राइट। असल में इसका एक नाम भी है, इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट थ्रू रो 1। आप रो 1 को यूज करते हुए पूरी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप रो 1 इस्तेमाल करें, बाज लोग रो 2 भी करते हैं, रो 3 कॉलम भी कर सकते हैं। बहरहाल दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, राइट। ये तो हो गया ना यार, अच्छा नहीं यही तो चल रहा है। ओके, ऑलराइट। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने इतने इसमें टाइम लगाया है, तो हम अगले पेज पे एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक जनाब। क्या करना है भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 1 को एज इट इज रख लिया आपने, फिर आपने रो 1 एंड रो कॉलम को छोड़ा, इसका डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है, समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ वरना बहुत ज्यादा गिच पिच हो जाएगा। फिर माइनस साइन आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, क्या बचा पीछे, 3 2 2 1, तो ये दूसरा टर्म आ गई। फिर क्लीन अप ऑपरेशन कर रहे हैं, अब ये 0 यहाँ रखा, इसको कहा गुड बाय, इसको कहा गुड बाय, क्या बचा, 3 - 1 2 0। ओके, सो नाउ इसका क्या आंसर है, -1। अच्छा, इसका क्या आंसर है, -2 को तो आप एज इट इज रखें ना, ये क्या हो जाएगा, 3, हाँ नहीं +2 हो जाएगा ये इस माइनस के साथ मिलके। अच्छा, और आखिर में तो कुछ नहीं करना ना, वो तो 0 है। तो अब ये कितने आ गए टोटल, बताओ जरा, 1 आ गया, राइट, ठीक है। सो दिस इज आंसर इज 1। ओके, अब ये वही बात बता रहा है कि ये जो आपने इतनी तकल्लुफ किया है ना, कि डेट भी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, आप इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते थे, 3 2 2 1, यानी अब आप डिटरमिनेंट का नोटेशन इस्तेमाल करें। तो ये जो ऊपर चीज लिखी गई है ना, ये बिल्कुल वही चीज है जो नीचे लिखी गई है, ये ज्यादा आसान है। लेकिन आंसर क्या आया है, 1 आया है। अच्छा, अब यहां से आपको एक और भी अंदाजा हो गया होगा कि हम जो काम कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम रो 1 पकड़ें, हम कॉलम 1 भी पकड़ सकते थे, हम कॉलम 2 भी पकड़ सकते थे। तो इस मैट्रिक्स में कितने वेज हैं कि आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, 6 है ना। लेकिन बाज चॉइसेस में आपको कम काम करना होगा, बाज में ज्यादा।
तो कौन से रोज में आपको कम काम करना है और कौन से कॉलम में कम काम करना सर जिसमें जीरो ज्यादा होंगे उस पर हमारी आसानी होगी सर। है? इसका मतलब है ये आसानी से काम हो जाएगा, राइट। 1 2 रो या 3 कॉलम, और बाकी 3 में आपको ज्यादा काम करना होगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हम चूंकि लर्निंग कर रहे हैं ना, तो जरा मुश्किल वाली चीज पकड़ते हैं, राइट। लेट्स से कि हमारे पास जो आंसर तो आया था ना, आंसर तो पहले लिख लेना, आंसर तो 1 आ चुका है ना। अब जिस भी तरीके से करोगे 1 ही आना चाहिए। ओके, अब हम एक काम करते हैं, कि हम इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, मैं इसका सेकंड कॉलम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सेकंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, फर्स्ट कॉलम में एक और वजह से नहीं लेना चाह रहा, एक और चीज भी समझाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट में रुकें। वो कौन 3 है जो कि हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा? एक तो ये रो है जिसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, और कौन सा है? नहीं, तो इसका मतलब है कि पहले हमने काउंटिंग में मिस्टेक की है। 4 इजी वे है ना, इसका मतलब वो कौन से 4 है यार? पहली रो, तीसरी रो, तीसरा कॉलम है। हाँ, दूसरा भी कॉलम है, बोलिए ऐसे। कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, जो उसमें कि आपको कम काम करना होगा। तो एक ही रो बच गई जिसमें ज्यादा काम करना होगा, एक ही कॉलम। लेकिन मैं रो नंबर 2 लूंगा, उसका एक रीजन मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है जी, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ 3 रो 2। तो पहली चीज क्या लिखूं? नहीं, वो तो मैं लिख दूंगा, आप नंबर बताओ बस। रॉन्ग। इसीलिए मैंने पिक किया ये। हाँ भाई, जरा जो घर में बैठे हैं, क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? सर -3। देखा, -3 आ गया जवाब। उसका रीजन ये है कि आप इस तरह से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, और इधर भी वही होता है। पहला प्लस है तो क्या होगा? माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि जब आप सेकंड रो लोगे ना, तो पहला एलिमेंट माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया? तो -3 के साथ जरा इसका वो बता दीजिए आप, डिटर्मिनेंट कौन सी होगी? 2001 सर। मतलब कहना ये चाह रहे हो आपके -3 का मतलब ये है, दोबारा से बताओ। 20 एंड 01, यही कहा है ना आप लोगों ने? जी सर। 2010 01 सर। 01, बिल्कुल ठीक है, अभी सही कर। 2 मेरे ख्याल एक काम करते हैं ना यार, ये है ना, ये हट गया ना, अब जरा आसान हो जाता है। 1 0, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। फर्स्ट कॉलम। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस रो के थ्रू कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक आ गया। -3 आ गया, उसके बाद हमने इसको और इसको गुड बाय कहा ना, यही करोगे ना, तो बाकी क्या बचेगा? 2001, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा देखें, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए कि ए फार्मूले का तो +1 है, लेकिन नंबर इटसेल्फ क्या है? -1 है, तो आपको यहाँ पे -1 ही लिखना है, राइट। अब बताओ क्या लिखो आप? ये जो 4 नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 0 2 1। आखिरी वाला फिर माइनस हो गया ना, नहीं सॉरी, माइनस प्लस माइनस। तो आपने देखा इसमें कंफ्यूजन है, मगर कंफ्यूजन नहीं है, आपको एहतियात करनी होगी कि एक माइनस अल्टरनेट आ रहा है और एक नंबर के साथ भी हो सकता है माइनस, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा डिटरमिनेंट, जल्दी बताओ। ठीक है जनाब, -3, ये 2 हो गया, सही है। आगे बताओ जरा, -1, ये क्या हो गया? 1। आगे बताओ, -4 हुआ ना, तो अब पहला वाला -6 हो गया, दूसरा वाला -1 हो गया, +8 हो गया, इक्वल क्या हो गया? जो हमें पहले से पता है, आंसर इज। तो आपने देखा कि आप कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम पिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लीज 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 ये वाला जो है ना, ये वाला इसको कहते हैं सिग्नेचर मैट्रिक्स, ये अपने जहन में रख लीजिएगा।
कि कहाँ से शुरू करोगे तो प्लस माइनस आएगा और कहाँ से शुरू करोगे तो माइनस प्लस आएगा। ओके, अच्छा ये डेफिनेशन जो है ना, ये तो वही है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। मैंने यही बताया था ना कि ये जो डिटर्मिनेंट ए आई जे है ये माइनर कहलाता है, और इसको अगर आप -1 की पावर आई प्लस जे कर दें तो ये क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है। तो ये कोफैक्टर हो गया। आमतौर पे ये वाला वर्ड भी यूज होता है एम आई जे, ये किसके लिए होता है, माइनर के लिए होता है, मगर इन्होंने यहाँ पे नहीं यूज किया एम आई जे, सी आई जे यूज कर लिया। चलो ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब जरा इसको अच्छा अब एक काम करते हैं जनाब, क्या काम करते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना हमारे पास, मेरा ख्याल अगले पेज पे चले चलते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। ये कौन सा, अच्छा नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा, नहीं मैं इतना आगे क्यों चला गया यार। जी यहाँ पर हम जो है ना इसको जरा देखना चाह रहे हैं, ये जो नीचे वाला है। देखिए हमने ये डेफिनेशन दी ना किसकी, कोफैक्टर की, तो इसको पता आप किस तरह से करोगे, आपने यही चीज ली है। देखिए कहते हैं कि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम है। आपने क्या लिखा, 1 को एज इट इज लिख दिया और C11 लिख दिया, यानी 1 का कोफैक्टर, प्लस माइनस नहीं लगाना, सारे प्लस हैं। फिर 2 लिख दिया और 1 2 का कोफैक्टर, फिर 0 लिख दिया और 1 3 का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की डेफिनेशन में जो है ना आप प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप बताऊं, जल्दी से बता दो, C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है। और 1 1 को छोड़ दो तो पीछे क्या बचेगा, अगर 1 1 को छोड़ दो, हैं? उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये C11 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बस इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा ये, -1। अच्छा अब एक काम और भी करो, C12 को कैलकुलेट कर लो, -1 की पावर 1 + 2 और इनटू ये बताओ क्या होगा, 1 2, नहीं नंबर बताओ ना, 1 2 को हटाकर 1 हट गया और 2 हट गया ना, 3 2 2। अब ये कितने हो गए भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि एक माइनस यहाँ से आ जाएगा और एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, +1 हो गया, उसका -1 हो गया, तो इसका मतलब है आंसर क्या हुआ, C11 जो है मेरा -1 है, 1 × -1। अच्छा इसकी निकालने की जरूरत नहीं है इसलिए कि वो 0 है। 2 टाइम्स C12 क्या है, 2 है, एक मिनट, C12 1 है ना, तो आंसर क्या आ गया, 1, वही जो पहले आया था, आना भी चाहिए इसलिए कि डिटर्मिनेंट वहीं जाऊंगा, डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, फंक्शन का क्या होता है, कोई भी इनपुट हो आउटपुट क्या होता है, यूनिक होता है, राइट, ठीक है। ओके तो ये क्लियर हो गया ना कि कोफैक्टर के जरिए से ये होता है कि आप वो जो, मतलब इसमें भी बस वही है ना कि वो जो प्लस माइनस का झगड़ा है ना वो आप पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कोफैक्टर माइनर की टर्म में लिखेंगे तो वही लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस। यहाँ आपने कहा थोड़ी देर के लिए जरा रेस्ट करो, कोफैक्टर लिखो, बाद में देख लेंगे प्लस माइनस कहाँ जाएगा ना। अच्छा फिर कोफैक्टर में वो भी नहीं देखना पड़ता, कौन सा, ये साइन मैट्रिक्स को भी नहीं देखना पड़ता, इसलिए कि कोफैक्टर में तो साइन का चक्कर नहीं है, वो तो कोफैक्टर की डेफिनेशन में बिल्ट इन है ना साइन। ओके अब जरा थ्योरम की तरफ आ जाते हैं, थ्योरम की तरफ आ जाते हैं भाई। ओके देखिए थ्योरम वही है, हम तो पहले कह चुके हैं, हमने पहले जो सारा जोर दिया था वो किस पे जोर दिया था, फर्स्ट रो पे। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट कैन बी कंप्यूटेड बाय ए कोफैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस एनी रो
डाउन और एनी कॉलम। तो अगर आप गौर करें ना, ये जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन रो आई, ठीक है, और ये जे, बेसिकली पता है क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है ना। मैं एक काम करता हूं, इसके लिए आप मुझे ये बताओ ith रो के एलिमेंट्स क्या होंगे। पहले वाले को मैं समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट्स द एलिमेंट ऑफ ith रो। एक एलिमेंट्स बताओ ना। हाँ, लिखने का तरीका आना चाहिए भाईजान, मैथमेटिशियन बनो। ai1 प्लस प्लस कुछ नहीं है, मैं एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ। ai2 आखिर में क्या होगा, ain, बिल्कुल जनरल भाई। मैं असल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना, आपको, आपने बहुत टाइम लगाया ना यहाँ पे आप आसानी से समझ में आ जाएंगे कहाँ से आया ai1 ai2 ain। अब आ गए ना समझ में, इसलिए मैंने इतना जोर दिया है। कहाँ से आ गया, यहाँ से आए ith रो के एलिमेंट्स। और ये तो बहुत आसान है, जो i1 यहाँ लिखा हुआ है वही i1 यहाँ लिखा हुआ है। फर्क इतना है कि i1 ci1 क्या है, कोफैक्टर है। सिमिलरली ये अब इसके लिए जो है ना, आप मुझे जे कॉलम के एलिमेंट बताएंगे ताकि इसको भी समझने में आसानी हो। है वही ए, व्हाट विल बी द जेथ कॉलम, पहला एलिमेंट क्या होगा। आपने यहां से देख लिया सही देखा a1j, दूसरा क्या होगा 2j, और आखिरी वाला क्या होगा nj। बिल्कुल सही है। अब यही नंबर जो है ना आपको यहां नजर आ रहे हैं, a1j इंटू कोफैक्टर, a2j इंटू कोफैक्टर, anj कोफैक्टर। अच्छा, अब ये जो इसने लिखा है ना, यूज ए मैट्रिक्स साइन टू डिटरमिनेंट दिस, असल में ये बात अब वही कर रहा है कि आपने, चूंकि ये काम तो करना ही है ना, C1j का मतलब है -1 की पावर आएगा ना, तो वो असल में जो होगा ना, वो ये कह रहा है कि या तो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लें इसको, या फिर आप ये साइन में से ले लें। यानी बेसिकली आमतौर पे जो साइन वाली मैट्रिक्स है ना, ये कोफैक्टर के लिए नहीं बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है, माइनर के लिए। इसलिए कोफैक्टर की तो डेफिनेशन में बिल्ट इन है, लेकिन ये कह रहा है आपकी आसानी के लिए। क्या मतलब ये है कि अगर आपने थर्ड कॉलम चूज किया है, तो फिर आपके पास ये जो साइन आएंगे ना कोफैक्टर में, वो प्लस माइनस प्लस आएंगे। अगर आपने चौथी रो चूज की है, तो कोफैक्टर में क्या आएंगे साइन, माइनस प्लस माइनस। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है आपके, ठीक है। ओके, अब अगेन वही मतलब है कि डेफिनेशन आ गई, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, राइट। कर लेते हैं प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस से तो हम नहीं घबराते ना। ओके, ऑलराइट। मैं खाली ये अपना वो वही नहीं है, पुरानी दोस्त अपनी शुरू से यही चल रही है ना, जिसका डिटरमिनेंट क्या है 1 है। तो सिर्फ क्या कह रहा है, कोफैक्टर एक्सपेंशन डाउन कॉलम 3, डाउन कॉलम 3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 समझ में आ गया, ये 2 भी समझ में आ गया, ये 1 भी समझ में आ गया, आ गए ना तीनों। अच्छा, बजाय मतलब हरकत वही की है, यानी को फैक्टर डिफाइन करते करते वापस वहीं चला गया, कहाँ, माइनर पे तो चूंकि आप यहां ले रहे हो ना, तो वो जो साइन है वो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाले आप चीजें यूज करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या साइन नजर आ रहा है, माइनस। बाकी तो अब क्लियर है ना। जब आप 0 की बात करोगे तो आप इसकी बात कर रहे होगे, जब आप 2 की बात कर रहे हैं तो आप इसकी बात कर रहे होंगे, और जब आप 1 की बात कर रहे होंगे तो आप इसकी बात कर रहे होंगे। अब इसको आप कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, यू विल गेट 1, जो कि हमें बहुत पहले से पता है, राइट। सो 1 इज 1। ओके, ये हमने कौन सी एग्जांपल की, अच्छा ये वही की है। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। तो अब जरा 4x4 को भी पकड़ते हैं यार, कि भाई तुम कैसे हल होगी, ठीक है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स 4x4। ओके, मेरे ख्याल में कुछ आगे ज्यादा चलेगा।
हैं? अच्छा यही है, ठीक है, हाँ सही है, यही है। ओके फाइन, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था ना कि हम वहां जाना पसंद करेंगे जहां ज्यादा जीरोज हो, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा जीरोज कॉलम नंबर 1 पे हैं। इसमें कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें इसको समझने की भी जरूरत नहीं है इसलिए कि जीरोज लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी समझेंगे इसलिए कि हो सकता है आगे जाके जीरो ना हो, कुछ और हो, तो फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर हम इसको समझने की कोशिश करें, वरना ऑल प्रैक्टिकल पर्पस पहला वाला जो है ना बॉक्स वही आंसर है, ठीक है। तो हमने 1, आप बताएंगे ये कहां से आया है, ये यहां से आया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये 0 लिखा, लेकिन चूंकि हम ये प्लस है ना और ये माइनस है, तो हम ये माइनस साइन लगाएंगे, -0। उसके बाद हम इसको भूल जाएंगे। अब क्या आ गया, मेरे ख्याल है, 1 मिनट सॉरी, दोबारा से करते हैं। पहला वाला समझ गए ना, मैं हर एक अलग अलग समझाता हूँ। इसको आपने लिया 0, माइनस साइन फार्मूले का है, फिर हमने क्या किया, इसको और इसको छोड़ दिया, सॉरी फिर रॉन्ग हो गया फिर रॉन्ग हो गया ना, इसलिए कहते हैं इसमें एहतियात की जरूरत है बड़ी। हाँ भाई क्या करूं, किसको डिलीट करूं, मतलब जो पोजीशन है ना उसी का रो वन कॉलम डिलीट करना है, तो मतलब ये डिलीट करना है ना। अब सही हो गया ना, 2 3 4 0 2 1 0 3 5, ठीक है। अब मैं फिर इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, अब मैं ये वाला 0 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको गुड बाय कह रहा हूँ। बाकी क्या बचा, 2 3 4 2 1 5 0 3 5, क्लियर। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला मैं 0 पिक कर रहा हूँ, और ये साइन क्या है, वो ये प्लस माइनस, और फिर इसको और इसको गुड बाय कह रहा हूँ। क्या बचा, 2 3 4 2 1 5 0 2 1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जाहिर है कि ये तो 0 हो जाएगा ना, आप जो भी कर लो यार, इसका 0 टाइम्स एनीथिंग 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास ये वाली चीज। इसमें फिर वही काम करें, आप पहले कॉलम के थ्रू करें। पहले कॉलम का मतलब ये होगा कि आपके पास 2 टाइम्स ये 1 तो पहले से मौजूद था ना, ये 2 भी आ गया, उसके बाद ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा, 2 1 3 5, बस अब आंसर आ गया। 10 - 3 7 2 14, ओके। अब आखिर में इसने बड़े मजे का जुमला लिख दिया, मतलब इतनी प्रैक्टिस कराई, क्या लिख दिया, मेथड ऑफ कोफैक्टर एक्सपेंशन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज मैट्रिसेस। सही है, मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा आपको जो है ना आप चने चबवाने पड़ेंगे। 10x10 में क्या होगा, पहले स्टेज में आपके पास 9 मैट्रिसेस आएंगी 3x3 के, और फिर हर 3x3 के केस के अंदर आपके पास कितनी आएंगी, मैं ख्याल मैंने उल्टा कह दिया, 10x10 में 10 मैट्रिसेस आएंगी, दोबारा लिखता हूँ, 10x10 में पहले स्टेज में 10 मैट्रिसेस आएंगी 9x9 की, फिर हर स्टेज में जो है ना 8 आएंगी, 8x8 की, फिर आएंगी, पता नहीं क्या होगा, आप सोच लें इज ए वेरी बिग नंबर। चले, अगर बिग नंबर है तो इसका मतलब है कि ये जो मेथड आया ये अच्छा है, 2 3 4 ऑर्डर, और खासतौर पर ये इसलिए भी अच्छा है कि एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा, कोई दूसरे मेथड देखने होंगे, राइट, ठीक है, ऑलराइट। अभी हैं 4 मिनट हैं, ओके जी। सो ओके, अच्छा आप ये बताओ, ये चीज याद है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, या तो ये होती हैं या ये होती हैं। अपर ट्रायंगल का मतलब ये है कि डायगोनल के ऊपर तो कुछ एक्टिविटी हो रही है, नीचे सब 0 है। अपर का मतलब है एरिया ऑफ एक्टिविटी, तो इसमें लोअर 0 हो जाएगा, राइट।
और लोअर का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है, लोअर पार्ट में हो रही है डायगोनल के, तो ऊपर वाली चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई। अब ये थ्योरम 2 बड़ी मजे की है, क्या लिखा हुआ है, if A is a triangular matrix then determinant of A is the product of the main diagonal entries of A। कहते हैं doesn't matter आप अपर ट्रायंगुलर ले लो या लोअर ट्रायंगुलर ले लो, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लो, यही डिटरमिनेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है ना, क्यों है ऐसा, आपकी समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अगर आपके पास कोई, ये कौन सी मैट्रिक्स है बाय द वे, अपर है या लोअर है, अपर है ना, अपर में आप एक काम करो कि हमेशा कॉलम 1 को पकड़ो, ये किसके बराबर आ जाएगा, जिसकी डिटरमिनेंट किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी ना 2 टाइम्स 1 2 3 0 0 -3 0 5 4, ठीक है। फिर वही करो, क्या करो, पहले एक कॉलम को पकड़ो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स -3 5 0 4, और जो आखिर में बचेगा वो तो सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -3 × 4, इसलिए कि ये चीज तो जीरो हो जाएगी। अब आप देखो ये 2 1 -3 4 ये कहां से आया है, यही तो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में मौजूद थे, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, -24। अच्छा अब ये बताओ, एक मिनट, ये 14 कह रहा है हमारा, मतलब कुछ हमने मिस्टेक किया, जल्दी बताओ कहाँ मिस्टेक किया। नहीं नहीं, इसी का जवाब बताओ ना, इसका जवाब -24 नहीं है। अच्छा नहीं, हाँ -24 ही है, अगले पेज वही मैं यहाँ देगा -24 ये सही आया जवाब। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक जरा छोटा सा काम ये करते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स करते हैं, 2 1 3 5 0 0 0 1 0 0 3 4 0 5 6 7। इसमें पता आप क्या करोगे, इसमें आप हमेशा पहली रो लोगे, इसके अंदर जब आपकी जो है वो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी ना, तो आप क्या लोगे, हमेशा पहली रो पकड़ोगे, 2 आ गया, उसके बाद क्या बचेगा, ये क्या करोगे, 1 पकड़ोगे, उसके बाद क्या बचेगा, ये वो तो वैसे ही हो गया 4 टाइम्स 7। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है ना, इनका डिटरमिनेंट बड़ा मजे का होता है, क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, राइट। ओके, तो मेरे ख्याल है ये 3.1 भी खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे 3.2। आपके पास है ये, आप लास्ट टाइम थे ना, सब कुछ है ना, 3 तक है नोट्स, चलो ठीक है, ओके, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।